हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दोस्तों राम सरोवर और मैं ये जो वीडियो हैं सिविल सर्विस की जो तैयारी करने वाले, जो प्रिपरेशन करने वाले जो एस्पिरेंट हैं, चाहे यूपीएससी के हों, चाहे स्टेट पीसीएस के हों, या फिर कोई भी एस्पिरेंट या फिर कोई भी स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, उसके लिए मैं ये फ्री एनसीईआरटी कंटेंट दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। मेरे इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से एनसीईआरटी को कहीं ना कहीं करवाया जाता है। मैं आप लोगों से, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। मैंने एनसीईआरटी कहीं ना कहीं बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड से शुरुआत की है। ये शुरुआत 6 से लेके 12 तक फिनिश होगी दोस्तों। मैंने इससे पहले दोस्तों 6 स्टैंडर्ड की जितनी भी बुक्स हैं, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, चाहे वो हिस्ट्री की रही हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस की हो, चाहे इकोनॉमिक्स की हो, इन सब्जेक्टों की दोस्तों मैंने 6 से 8 स्टैंडर्ड की बुक को कंप्लीट करा दिया है। और जिसमें आज हम दोस्तों इस एनसीईआरटी क्लास 8 की हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, ठीक है, या फिर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोस्तों, अगर आप लोगों को एनसीईआरटी अच्छे तरीके से, बिल्कुल बारीकी तरीके से जो बेसिक पॉइंट होते हैं उनको समझना है, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों मैं बिल्कुल ऐसे कंटेंट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल आसानी से आप मेरी लैंग्वेज को समझ सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो है, ये आपको हेल्प करवाएंगी, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में, आपको ऐसे राइटिंग में, आपको कहीं ना कहीं जो मेंस आंसर राइटिंग होगी यूपीएससी की, उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है ये उसको बूस्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो क्लास होगी, अगर आप लोग नए हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इन वीडियो का जो मोटो है यही रहेगा, हम इन बेसिक बुकों को कहीं ना कहीं एक बार फिनिश करें, फिर इसके बाद में दोस्तों जैसे ही हम मेंस की बुक करते हैं, जैसे ही बड़ी जो मेंस बुक होंगी, मोटी जो बल्कि होंगी दोस्तों, हम उन बुकों को तुम आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। ये इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा दोस्तों, हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास की जितनी भी सब्जेक्ट की होंगी उनको बिल्कुल बेसिक तरीके से एनसीईआरटी को एनसीईआरटी में रखने देंगे दोस्तों। इसके बाद में क्या होगा, हम इसके बाद में मेंस बुकों को बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज दोस्तों हम उसको फिनिश करवाएंगे दोस्तों। ये आपकी जो प्रिपरेशन है, कहीं ना कहीं आप बेसिक को ढूंढ रहे हो, तो आप लोग मेरे से चैनल से जुड़ने की कोशिश करो, मेरे को सब्सक्राइब करो दोस्तों, लाइक करो, कमेंट करो। अगर आप सिविल सर्विस की प्लानिंग कर रहे हो भविष्य में, जैसे आपने आईएएस बनना है, किसी का ड्रीम होता है सिविल सर्वेंट बनने का, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, एनसीईआरटी आप टीचर बनने के लिए आप टीजीटी किसी भी स्टेट पीसीएस स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ता होगा, समझ पा रहे हो। या फिर जो कहीं ना कहीं जिस वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, तो ये जो यहाँ से आप बेसिक बुक्स को कवर करके आप अपने बेसिक को तैयार कर सकते हो। मैं इसमें बिल्कुल बड़ी बारीकी से तरीके से बिल्कुल फंडामेंटल नोट्स के आधार पे दोस्तों मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। इनको पढ़ने के बाद में, इनसे आप सीखने के बाद में, ये वीडियो देखने के बाद में आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो इससे, ठीक है। इससे नोट्स थर्ड टाइम रीडिंग करने के बाद में दोस्तों आप इस वीडियो को थर्ड टाइम देखो, जब आपको कुछ समझ में आएगा, इसके बाद में फिर अपने नोट्स बनाने की कोशिश करना, ठीक है। आइए दोस्तों, आज की जो क्लास होगी, आज हम जो चैप्टर नंबर
क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 को पढ़ने जा रहे हैं, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में बेसिकली दोस्तों जो कहीं ना कहीं हाईलाइट होंगी इस मेन टॉपिक में, उन तो हाईलाइट को हम पढ़ते हैं एक बारी, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और इस इंडिया जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैसेकर हुआ, उसके बाद में दोस्तों इंडिपेंडेंस हो जाने के बाद में 1947 के बाद में दोस्तों इंडिया को किस तरह से सेव किया जाएगा, कौन कौन सी चुनौती आएंगी, चैलेंजेस होंगे, कौन कौन सी जो प्रॉब्लम होंगी, सोसाइटी को किस रूप में देख के दोस्तों ये सेव तैयार होगा, बेसिकली इंडिया किस तरह से डेवलप होगा या फिर किस तरह से सेव किया जाएगा। जो हमारे जो लीडर होंगे दोस्तों, स्पेशली अगर हम बात करें किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, ठीक है। जो स्टेट होंगे दोस्तों, कोई जो स्टेट हो वो किस तरह से लैंग्वेज के आधार पे, भाषा के आधार पे किस तरह से इनको बढ़ाया जाएगा। बेसिकली इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद में कौन कौन से जो पर्सपेक्टिव होंगे, हम इस थोड़ा हाईलाइट करके पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों। इसमें पहला जो होगा दोस्तों ए, जो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे दोस्तों ए, न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। इसमें दोस्तों ये पॉइंट रहेगा हमारा न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। इसका मतलब है दोस्तों जैसे एक हमारा जैसे इंडिया आज़ाद हुआ और दूसरी तरफ था मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान, दो कहीं ना कहीं वे में बटेगा इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया किस शेप में बढ़ेगा दोस्तों, और पाकिस्तान रिलीजन के बेस पे दोस्तों जैसे इंडिया हिंदू राष्ट्र कहा जाएगा दोस्तों, और पाकिस्तान को मुस्लिम कंट्री बोला जाएगा दोस्तों। लेकिन इसमें दोस्तों जो हमारे पंडित जो पीएम थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पंडित नेहरू जी, उनका मानना था दोस्तों हम इंडिया और पाकिस्तान को एक कंट्री के शेप में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो कुछ नेता ऐसे थे दोस्तों जो इनके पक्ष में थे, लेकिन जो अपोजिशन थे यानी जो पाकिस्तान कंट्री से बिलोंग करते थे, मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह जितने भी और कंट्री थे, मतलब जो लीडर थे दोस्तों, उन्होंने अपने पाकिस्तान की मांग की थी, ठीक है। पाकिस्तान को किस बेस पे बनाया गया, रिलीजियस बेस पे बना, ठीक है, मुस्लिम कंट्री। तो दोस्तों जैसे ही न्यू नेशन बनेगा हमारा, न्यू डिवाइडेड नेशन होगा, तो उस चीज पे दोनों कंट्रियों को एक चैलेंजेस यानी पार्टीशन को फेस करना पड़ा, ठीक है। उस मैसेकर के बाद में दोस्तों कुछ जो 8 बिलियन पीपल पाकिस्तान से इंडिया सेफ होती है यानी आती है, यहाँ पे आने का काम होता है। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया की पॉपुलेशन पहले से थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्क्रिमिनेशन का कहीं ना कहीं वो फेस कर रहे थे, जातीय भेदभाव, जो सोशल प्रैक्टिसेस हो रही थी उनको देखते हुए नेशन को सेव करना था। कहीं ना कहीं यहाँ पे दोस्तों जो लैंग्वेजेस थी वो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेट में बोली जाती थी, तो वो किस तरह से शिफ्ट होगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। इस इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइडेड किस आधार पे किया गया दोस्तों, कौन कौन सी होती पॉलिसियाँ थी, वो हम मेंस बुकों में देखेंगे दोस्तों, इसको पूरी डिटेल के साथ में दोस्तों। ये जो बेसिक पॉइंट है दोस्तों हम इसको एनसीईआरटी में ही रहने देंगे दोस्तों। दूसरा पॉइंट होगा दोस्तों, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स
फीचर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से बनाया गया दोस्तों, कौन कौन से जो पॉइंट थे वो देख के उस पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो सदस्य लीडर थे दोस्तों, उन्होंने जो पॉइंट देश के इंटायर नेशन से कहीं ना कहीं मांग करके उसके शेप देने की कोशिश की थी। इसमें से सबसे ज़्यादा योगदान हम जानते हैं जो हमारे दादा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनका कहीं ना कहीं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का हाथ रहा दोस्तों। यही दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का सबसे ज़्यादा यानी सबसे सर्वोच्च माना जाएगा। हमारे जो जुडिशरी होगी दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको भी हम नीचे रखेंगे, इससे कॉन्स्टिट्यूशन को ही सर्वोपरि मानेंगे। लॉ को ही हम क्या मानेंगे दोस्तों, सर्वोपरि मानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को ही हमारे कंट्री में सबसे बड़ी डिबेट माना जाएगा। समझ पा रहे हो, ये सबसे बड़ी कड़ी माना जाएगा। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से शेप किया जाएगा, किस तरह से बनाया जाएगा, कौन कौन से पॉइंट होंगे, सोशली और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को देखते हुए उसकी फीचर्स क्या होंगी, ये इस 2 पॉइंट में देखेंगे। थर्ड पॉइंट में दोस्तों डिबेट रिगार्डिंग लैंग्वेजेस। दोस्तों हमारा जो कंट्री है कहीं ना कहीं वेरियस लैंग्वेजेज इसमें बोली जाती हैं। जैसे हर स्टेट का पहनावा अलग है। जैसे हरियाणा की हरियाणवी बोली होती है, वहाँ पे सादे कपड़े पहने जाते, पगड़ी पहनी जाती है। और ठीक उसी प्रकार से राजस्थान में भी दूसरे टाइप का कल्चर है, ठीक है। और वो कल्चर हर स्टेट में दोस्तों अपनी अपनी भाषाएं अलग बोली जाती हैं। वो लैंग्वेज के आधार पे दोस्तों कहीं ना कहीं डिबेट स्टार्ट होगी कि किस तरह से किस लैंग्वेजेस का स्टेट को सेव करना होगा, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो नेता होंगे दोस्तों, लीडर होंगे, वो इकोनॉमिक्स और सोशल पर्सपेक्टिव से देखते हुए पूरी, पहले तो इलिटरेट पीपल थे, मतलब इलिटरेट पीपल होंगे, प्रैक्टिस होंगी, टेम्पल पे जो शूद्र जाति के लोग होंगे दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं टेम्पल में अनुमति नहीं दी जाती थी पानी पीने की। जो सोशल, कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे सोशल कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था। फिर जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान का मैसेकर होता है, पार्टीशन होता है दोस्तों, एकदम से ही इन लीडरों के दिमाग में दोस्तों एक ऐसा नेशन बनाने के लिए दिमाग में था, कहीं ना कहीं एकदम से ही उसकी पॉलिसियाँ चेंज बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, उनकी लैंग्वेज को देखते हुए दोस्तों किस तरह से स्टेट में होना चाहिए, स्टेट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे कॉन्करेंट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं रूल लिखने थे। और इन सिचुएशन को देखते हुए दोस्तों हर स्टेट अपने अपनी लैंग्वेज के आधार पे दोस्तों एक स्टेट का निर्माण करेगा और उसको कहीं ना कहीं सेंटर अपनी अपर बॉडी में कहीं ना कहीं उनको एक यूनिटी में बांधना था। समझ में आया दोस्तों? आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। फोर्थ पॉइंट दोस्तों ये होगा कि एक स्टेट को किस तरह से हाउ अ स्टेट to be framed। किस तरह से ये चैलेंजेस को फेस करने के बाद में एक स्टेट को फ्रेम किया जाएगा दोस्तों। फोर्थ पॉइंट पे हम ये कंडीशन देखेंगे। जैसे हम देखेंगे इसके बाद में प्लानिंग कमीशन बनाया जाएगा, 5 ईयर प्लानिंग रशियन से लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीजें को देखते हुए दोस्तों हम 5 ईयर प्लान करेंगे, किस तरह से
1947 से लेके दोस्तों अब तक का जो कहीं ना कहीं राष्ट्र रहा है हमारा, वो इसके बाद में दोस्तों कैसे होंगे, जनरल इलेक्शन कराए जाएंगे दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली बढ़ेगी, कौन कौन से जो नेता होंगे उनको पद दिया जाएगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, उसके फीचर्स देखेंगे देश को देखते हुए दोस्तों। मैसेकर हो जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जो जनता थी कहीं ना कहीं वो जो रेफ्यूजी थे उनको उनको लैंड देना दोस्तों, और यहाँ की जनता को कहीं ना कहीं राइट्स देना और इलेक्शन करवाना दोस्तों कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग काम था। ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो लीडर थे दोस्तों, इनको कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण बन गया था। और दोस्तों ये भी सुना होगा जब अंग्रेजों से हमने भारत को ले लिया, लेने के बाद में दोस्तों किस तरह से इलेक्शन करवाए जाएंगे, और यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट थे वो किस तरह से मिलाए जाएंगे, किस तरह से राजाओं से लेके दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारी 500 लगभग जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसली स्टेट होंगे दोस्तों, ये जो लैंड होंगे किस तरह से एक फ्रेम में यूनिटी में, एक कहने का मतलब है दोस्तों सेवरन नेशन में किस तरह से डेवलप किया जाएगा या फ्रेम किया जाएगा, बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दोस्तों। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस दोस्तों यही हमारे इसमें रहेंगे, हम इन पॉइंटों को इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, ए न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। इसमें किस तरह की वो जो बातें थी वो रही होंगी, हम इसके मेन जो पॉइंट होंगे दोस्तों हम उसको पूरी एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं आप लोग, मैं उसको जो मेन पॉइंट है मैं उनको हाईलाइट करूंगा। आप लोग इनको दोस्तों समझ के थर्ड बार समझने के बाद में तब आप इनके नोट्स भी बना सकते हो, आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो दोस्तों। इनको करने के बाद में आप कहीं ना कहीं मेंस बुक होंगी उनको कहीं ना कहीं समझने में आसानी हो जाएगी दोस्तों, आप पेपर रीडिंग करना सीख जाओगे, ठीक है। आइए दोस्तों चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला जो पॉइंट होगा दोस्तों, ए न्यू डिवाइडेड नेशन। इसमें दोस्तों जो पॉइंट होंगे वो बिल्कुल क्रिस्प मैनर में आपने अपने नोट्स खुद के बनाने हैं। इंडिया बिकेम independence in August 15 अगस्त 1947 with great partition about 8 billion people, 8 million refugee came into India from Pakistan.
फ्रॉम पाकिस्तान। दोस्तों ये जो 8 मिलियन पीपल थे कहीं ना कहीं इंडिया में ट्रैवल करते हैं पार्टीशन के बाद में, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे किस तरह से पहले से ही यहाँ पे कितने पीपल रह रहे थे, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों कितने मिलियन पहले जो इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ उस टाइम में हमारी जो पॉपुलेशन थी 345 मिलियन, इतनी मिलियन थी जनसंख्या थी दोस्तों। और इसके बाद 8 मिलियन रिफ्यूजी का आना दोस्तों कहीं ना कहीं एक चैलेंज था, उनको किस तरह से लैंड प्रोवाइडेड किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं चैलेंज होगा जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लीडर होंगे दोस्तों उनको। इसमें और क्या प्रॉब्लम होगी दोस्तों, जैसे प्रॉब्लम होगी इसकी प्रॉब्लम ऑफ लाइक जॉब्स, जॉब एंड सेटल टू लैंड की जरूरत थी दोस्तों, किस तरह से मतलब लैंड को डिवाइडेड किया गया सेटल करने के लिए। फिर दोस्तों जैसे यहाँ पे कम से कम भी जो प्रॉब्लम होगी वो कम से कम भी प्रॉब्लम ऑफ स्टेट, ऑलमोस्ट कितनी जो प्रिंसली स्टेट होंगे 500 के आसपास में दोस्तों प्रिंसली स्टेट होंगी, जो रियासतें होंगी दोस्तों, किस तरह से इसको मिलाया जाएगा। जो जहाँ पे राजा जहाँ पे राज करते थे दोस्तों, राजा रूल करते थे, रूल्ड बाय राजा, राजा एंड नवाब दोस्तों आपने सुना होगा जब ब्रिटेन द्वारा कहीं ना कहीं 300 साल तक राज करने के बाद में तो कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो कहीं ना कहीं नवाबों के हाथ में थे, और जो यहाँ पे नेटिव कहीं ना कहीं इंडियन जो रूलर थे दोस्तों उनके हाथ में थे। समझ पा रहे हो, इनमें से कहीं ना कहीं आप देखोगे हैदराबाद का निजाम, ये हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का एरिया, गुजरात और महाराष्ट्र की जो रियासत थी दोस्तों, इनको मिला के असम है, और जो साउथ के नेशन है दोस्तों, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, और कहीं ना कहीं इसके इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में जितने भी राजा हुए दोस्तों उस समय में, ठीक है, इसमें जो रियासत होंगी यानी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 500 कहीं ना कहीं आप देखोगे ये स्टेट होंगे दोस्तों, प्रिंसली स्टेट महाराजा और नवाबों के, तो इनको मिलाने के लिए ये प्रॉब्लम फेस करेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों इतने स्टेट हो जाने के बाद में, पॉपुलेशन रिफ्यूजी आने के बाद में, लैंग्वेजेस बेस में होना, या फिर जो कल्चरल बेस जो इंडिया था, कास्ट सिस्टम का होना दोस्तों एक चैलेंजेस बन चुका था। कैसे इंडिया नीडेड to adopt political system to
to best serve hopes and expectation। यहाँ के जो लोग रहते थे दोस्तों, उनके मतानुसार किस तरह से यहाँ पे जो नेशन रिब्यूल्ड होगा दोस्तों, ठीक है, जो लोग चाहते थे उसी के मध्य उनकी लैंग्वेज को, उनके पहनावे को, उनकी बोली को दोस्तों, ये मद्देनजर देखते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं एक जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था दोस्तों, किस तरह से और इकोनॉमिक और सोशली ये किस तरह से इस स्टेट को बढ़ाया जाता है, ये हमारे पास में एक इंडिया को नीडेड था। समझ पा रहे हो, दोनों ही देशों को था, उधर पाकिस्तान कर रहा था, इधर इंडिया कर रहा था। समझ पा रहे हो दोस्तों। और उस समय में दोस्तों हमारी जो पॉपुलेशन होती थी वो 345 मिलियन दोस्तों, ये हमारी पॉपुलेशन होती थी उस टाइम पे, इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ये आपने, आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसमें फिर क्या होगा दोस्तों, इसमें जो डिवीजन होगा दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान का, हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात करेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं दो ऐसे डिवाइडेड सोसाइटी के अंदर बटेंगे दोस्तों। ये क्या, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट पीपल। इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो लोअर कास्ट पीपल होंगे उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को देखने को मिलेगा दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो रेसिज्म होगा वो होगा, कास्ट सिस्टम होगा दोस्तों, ये आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। किस तरह से जो कास्ट पीपल होंगे दोस्तों वो राइट आसानी से उनको प्राप्त होंगे, लैंड मिल जाएगी दोस्तों। जो लोअर कास्ट पीपल होंगे दोस्तों कहीं ना कहीं उनको चैलेंज बन जाएगा यहाँ पे लैंड रहना, और उनकी जितनी भी राइट्स हैं या फिर जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। लेकिन यहाँ के जो नेता होंगे दोस्तों, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी दोस्तों, वो सारे के सारे पॉइंटों को देखें और इसमें जिस प्रकार से जो व्यक्ति यहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वो लोअर कास्ट पीपल हो चाहे अपर कास्ट हो, उनकी जितनी भी सोशल कहीं ना कहीं नीडी ज़रूरतों को देखते हुए दोस्तों, सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड को देखते हुए इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे दोस्तों वो जो पॉइंट थे कहीं ना कहीं इंडिया को वेरी नीडेड थे, वो पॉइंट इसमें ऐड किए जाएंगे। समझ पा रहे, एक लिखित डॉक्यूमेंट के रूप में दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार किया जाएगा, किस तरह से इंडिया को शेप किया जाएगा ये इसमें लिखा गया है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों आगे चलते हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम थी वो लाइक डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, किस तरह से डेवलपमेंट होगा, यहाँ की जो जनसंख्या होगी दोस्तों उसकी रिक्वायरमेंट किस तरह से फुलफिल होगी। द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट वाज आल्सो एडिड टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी। यूनिटी की प्रॉब्लम होगी दोस्तों। बोथ नीडेड टू हैंड वर्ड, एकदम से जो मैसेकर हुआ दोस्तों, एकदम से कहीं ना कहीं ये करना था। समझ में आया। और क्या होगा चैलेंज दोस्तों, ए न्यू नेशन हैड टू लिफ्ट इट्स मासेस आउट ऑफ पॉवर्टी। दोस्तों उस समय में हमारा देश कहीं ना कहीं गरीबी को फेस कर रहा था। कहीं ना कहीं जो इनकी जो प्रोडक्टिविटी थी कहीं ना कहीं उसको किस तरह
तरह से बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे न्यू जॉब को किस तरह से प्रमोटेड, जो इंडस्ट्री थी वो किस तरह से यहाँ पे क्रिएशन होगा, कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमारे को देखने थे। इसी के आधार को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे जो पीपल थे, ठीक है, इनको किस तरह से मतलब इनके लिए जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर को किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमारे को कंस्टिट्यूएंसी जितने भी पीपल थे, जो लीडर थे दोस्तों, उनके कहीं ना कहीं उन संदर्भों पॉइंटों को देखते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। और आई होप दोस्तों ये पॉइंट, जो पहला पॉइंट था, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ए न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, इसमें हमने देखा कि आपको कौन कौन से जो चैलेंज थे वो आपको फेस करने पड़े होंगे, ठीक है। इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल वे और पॉवर्टी, जितने भी पॉइंट थे इनको देखते हुए दोस्तों ये डिवाइडेड नेशन दोनों तरफ से, इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रियों में एक फ्रेम तैयार करना था, उसका शेप तैयार करना था। हमारे इंडिया का किस तरह से शेप किया गया, वहाँ की पॉपुलेशन, रिफ्यूजी कितने थे, कितने पीपल वहाँ पे रह रहे थे, ठीक है, कौन कौन से जो पॉइंट थे। जब एक न्यू स्टेट बना तो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, ठीक है, उसमें से हमने देखा कि एक पॉलिटिकल सिस्टम कहीं ना कहीं तैयार करना था, इकोनॉमिक्स और सोशली को देखते हुए, ठीक है, और किस तरह से यहाँ पे सोशल जो प्रैक्टिसेस थी, अपर कास्ट और लोअर कास्ट पीपल थे, और पॉवर्टी को देखते हुए ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। उन सभी से छोटे पॉइंट को देख के दोस्तों यहाँ के जो लीडर होंगे दोस्तों, ये पॉइंट, ये प्रॉब्लम को फेस करें। कहने का मतलब है दोस्तों किस तरह से जो प्रिंसली स्टेट थे और कहीं ना कहीं अदर स्टेट थे, उनको एक यूनिटी में किस तरह से डाला जाए है, और कहीं ना कहीं जो इनकी डिमांड थी दोस्तों, प्रोडक्टिविटी थी, जो एग्रीकल्चर था दोस्तों उसको बढ़ा दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को डेवलप करवाया जाएगा, किस तरह से प्रमोट करना था, कौन कौन से जो पॉइंट थे, जो नियम थे वो संविधान में लिखे गए थे दोस्तों। ये आई होप दोस्तों ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आगे चलते हैं, आइए दोस्तों सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं। ये दोस्तों कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया गया, रिटर्न किया गया दोस्तों, किस बेस पे लिखा गया और उसकी फीचर्स क्या थी वो इस स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। जो ये फिक्स रहेगा दोस्तों हमारे को, दोस्तों जैसे हमारे जनरल इलेक्शन हुए थे अंतरिम गवर्नमेंट के 1946 में दोस्तों, 1946 से लेके दोस्तों 1949 के बीच में, तो दोस्तों कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया और इसको कहीं ना कहीं हेड किया गया था दिल्ली में दोस्तों, हेड किया गया था। समझ पा रहे हो, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन को किस तरह से जो पीपल है दोस्तों अपने नेता को चुनेंगे, ये कहीं ना कहीं किसको वोट डालने का अधिकार होता था दोस्तों, ये भी हम इसमें देखेंगे दोस्तों। तो लोगों द्वारा दोस्तों इस पार्टिसिपेशन किया गया, ठीक है, पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ओवर, इसको कहीं ना कहीं मान्यता दी गई दोस्तों इलेक्शन करवाने के लिए। अब इलेक्शन में भाग कौन लेगा दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन था, ये हम देखेंगे। और ये जो देखते हुए दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहीं ना कहीं फ्रेम तैयार किया जाएगा, ये जिसका इफेक्टिव जो हमारा संविधान है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया जाएगा दोस्तों कहीं ना कहीं, और इसको कहीं ना कहीं केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950 को, यानी गणतंत्र हो जाएगा दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से गणतंत्र का मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे एक नेता को कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट किया जाएगा, समझ पा रहे हो, एक गणराज्य बोला जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों जैसे ही संविधान बनता है तो जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस करता है जो कहीं ना कहीं रिजोल्यूशन
आउटलाइन लाइक ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है दोस्तों प्रिएम्बल। प्रिएम्बल होगा दोस्तों जिसको हम प्रिएम्बल के रूप में अपनाएंगे बाद में, ठीक है। ये इसमें ये कहा गया था कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसोल्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, ठीक है। इसमें जस्टिस की मांग की गई थी, लिबर्टी की मांग की गई थी दोस्तों, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, ठीक है। और इसमें दोस्तों ये असेंबली 26 नवंबर 1949 को कहीं ना कहीं अडॉप्टेड की गई थी। इसी का फ्रेम जो बोला दो दोस्तों प्रिएम्बल के नाम से जाना जाएगा, इसी को हम प्रिएम्बल में जोड़ेंगे दोस्तों। जिनकी उम्र दोस्तों द एज ऑफ 21 होती थी उसको कहीं ना कहीं वोट डालने का अधिकार दिया गया, ठीक है, इस नेशनल असेंबली को देखते हुए। और वो जो विधि थी दोस्तों इलेक्शन करवाने की यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा यानी सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा इलेक्शन करवाए गए, ठीक है। इसमें एक स्टेप और लिया गया था जो रेवोल्यूशन स्टेप था, राइट had been guaranteed in all stages of our country like USA एंड ब्रिटेन में जिस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर बनाया गया था उन पॉइंटों को देखते हुए, देश की समस्याओं को देखते हुए दोस्तों, यूएसए और ब्रिटेन का जो ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है दोस्तों, यूएसए का है। यूएसए और ब्रिटेन के जो नियम संविधान में लिखे गए हैं, अदर कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करते थे उनमें जो लॉ थे उन्हीं को देखते हुए भारत की जो इकोनॉमिक सोशली इस पॉलिटिकली इस पर्सपेक्टिव से देखते हुए दोस्तों, लैंग्वेज कल्चर को, डायस्पोरा ज्योग्राफिकल फैक्टर को देखते हुए दोस्तों, जो नियम लॉ बनाए गए थे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लीडरों द्वारा, ये कहीं ना कहीं जनता चाहती थी ताकि हमारा देश यूएसए और ब्रिटेन जैसा बने दोस्तों, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन करवाए गए। इलेक्शन में दोस्तों जो राइट था किस किस को अधिकार था देने का, उस समय में जो यहाँ पे मतलब इतनी पढ़ी लिखी जनता नहीं थी दोस्तों, जो पढ़े लिखे होते थे दोस्तों उन्हीं को कहीं ना कहीं वोट डालने का अधिकार दिया गया। और कितनी एज थी, जिनकी 21 थी दोस्तों। और जो वर्किंग मैन होते थे दोस्तों उन्हीं को राइट टू वोट का अधिकार दिया गया। और कहीं ना कहीं जिनके पास में अपनी प्रॉपर्टी होती थी दोस्तों, यानी प्रॉपर्टी जो लैंड ओनर था दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं समझदार माना गया था, इसलिए उनको राइट टू वोट किया गया। और कहीं ना कहीं जो एजुकेटेड पीपल थे, जो इन बातों को समझते थे, जो ब्रिटेन हमारे यहाँ पे राज करता था दोस्तों, किस तरह से हमारा डिमोलिशन किया गया, किस तरह से हमारे देश का स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बिगाड़ा, ये पीपल, एजुकेटेड पीपल जानते थे दोस्तों। इसी प्रकार से जो वर्किंग मैन थे कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, जिनके पास में अपनी लैंड थी, कृषि कर रहे थे या फिर इंडस्ट्री में कुछ काम कर रहे थे दोस्तों, जिनकी लैंड होती थी उनको अपर लेवल में, अपर कास्ट में रखा जाता था, उन लोगों को भी कभी राइट टू वोट दिया गया, ठीक है। और जो पीपल कहीं ना कहीं अमेरिका और ब्रिटेन की जो वोमेन थी दोस्तों, स्पेशली वोमेन कहेंगे, इसमें जो रह रही थी इंडिया में, उसको राइट टू वोट का अधिकार दिया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। एक तो इसका फीचर था दोस्तों हमारा रिटन कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और जो इसका सेकंड कहीं ना कहीं आप देखोगे फीचर्स क्या रहा होगा दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड, आप इसमें लिख सकते हो, ये फीचर था दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड फीचर्स में द कॉन्स्टिट्यूशन guaranteed equally land to all citizen
regardless of their caste, religion, affiliation, religion or language, ठीक है। सभी जो नागरिक थे दोस्तों कहीं ना कहीं इक्वली लैंड को विभाजित किया जाएगा, ठीक है। इसमें किसी जो कास्ट को देखते हुए दोस्तों और रिलीजन को देखते हुए दोस्तों और लैंग्वेज के आधार पे दोस्तों कहीं ना कहीं स्टेट की मांग होनी जाएगी। ये कहीं ना कहीं फीचर्स इसमें इस पर्सपेक्टिव को देख के दोस्तों लिखा जाएगा। ये हमने पॉइंट में देखा। इसमें दोस्तों जिस तरह से जो कहीं ना कहीं आप देखोगे मुस्लिम रह रहे थे दोस्तों, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, आन व्यक्तियों को देखते हुए दोस्तों इनके और जैन दोस्तों ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी माइनॉरिटी में रह रही थी दोस्तों, समझ में आया। ये कहीं ना कहीं इनको मद्देनजर देखते दोस्तों एक यूनिक स्ट्रक्चर तैयार करना था, यूनिक स्ट्रक्चर, एक यूनिटी में बांधने का दोस्तों। ये जितने भी धर्म के लोग रहते थे दोस्तों एक ऐसा कंट्री बनाया जाए जिसमें सभी को अपने खुद के राइट्स हों दोस्तों। हर कोई इस कंट्री में अपने राइट्स की मांग कर सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पे किसी प्रकार का दंगा ना हो, सभी को लैंड प्रोवाइडेड किए जाएंगे, अधिकार मिलने चाहिए। ये सारे के सारे ये कॉन्स्टिट्यूशन इसमें लिखा गया, प्रिविलेज किया गया। समझ पा रहे हो दोस्तों। और इसमें जैसे हमने बताया था दोस्तों अनटचेबिलिटी को कहीं ना कहीं समाप्त किया गया था दोस्तों। अनटचेबिलिटी को अनटचेबिलिटी अबॉलिश, क्योंकि हमारे देश में उस समय में दोस्तों जैसे ही ये पार्टीशन होता है उसके बाद में ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लोगों में दोस्तों अक्सर मतभेद होता था इस बात को लेके, अनटचेबिलिटी को लेके। कास्ट सिस्टम के बेस पे दोस्तों जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, समझ पा रहे हो। जो अपर क्लास के लोग थे उनको तो राइट्स अच्छे से मिल जाते थे और जो लोअर कास्ट के उनको अधिकार नहीं मिलना दोस्तों। कहीं ना कहीं डिफरेंस आ गया था दोस्तों। और अपर कास्ट के लोग नीचे कास्ट के लोगों को कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करते थे। ये पॉइंट हमारे को इस संविधान में लिखा गया। अनटचेबिलिटी को दोस्तों कहीं ना कहीं अमेंडमेंट किया जाएगा, 1900 अधिकार बनाया अबोलिश किया जाएगा दोस्तों 1955 में, आई थिंक सो, अबोलिश। और ये आर्टिकल 17 में मेंशन है दोस्तों, ठीक है। ये आर्टिकल को इसमें आर्टिकल में अनटचेबिलिटी अबोलिश किया गया है दोस्तों, इसमें दिया गया है, ये मेंशन किया गया है, हम ये समझते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये पॉइंट देखे गए दोस्तों ताकि हमारे देश में कहीं ना कहीं यूनिकनेस बना रहे, यूनिक रहे हमारा देश। और इक्वालिटी बिफोर
लॉ। लॉ से मतलब लॉ से पहले हर व्यक्ति समान होगा दोस्तों। लॉ को पर्सपेक्टिव देखते हुए ये कहीं ना कहीं पॉइंट देखने को मिले दोस्तों। जो हिंदू टेंपल थे दोस्तों कहीं ना कहीं वो ओपन किए जाएंगे। ऑल पीपल, ठीक है, इसमें किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए दोस्तों। इनको देखते हुए ये टेंपल बनाए जाएंगे, अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाएगा, ठीक है। अधिकारों की मांग अधिकार लिखे जाएंगे दोस्तों। कौन व्यक्ति किस प्रकार से अधिकार अपने राइट्स को प्राप्त कर देता है, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं। ये फीचर्स रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा ये भी डिबेट किया गया कि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन जो लेजिस्लेचर में दोस्तों रिजर्वेशन लेजिस्लेचर दिया गया दोस्तों। जो एससी और एसटी था दोस्तों उनको रिजर्वेशन, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट आइडेंटिटी होती थी, कहीं ना कहीं आप प्राइवेट और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में इनको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन मिलती थी, कहीं ना कहीं छूट दी जाती थी जो शेड्यूल्ड कास्ट होते थे दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों इन स्टेटों के मद्देनजर देखते हुए जितने भी यहाँ पे पॉलिटी थी या फिर कास्ट सिस्टम था या फिर लोअर कास्ट के पीपल थे, एससी और एसटी, इनके लिए रिजर्व लेजिस्लेचर में सीट रखी गई दोस्तों। और कहीं ना कहीं उनके लिए जो गवर्नमेंट आइडेंटिटी थी उनके लिए ये पॉइंट रखे गए थे। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों तीन लिस्ट बनाई गई थी दोस्तों। तीन लिस्ट कौन कौन सी थी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ये कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में दोस्तों उन सब्जेक्टों को रखा गया जिसमें यूनियन कहीं ना कहीं जो सेंट्रल अथॉरिटी थी दोस्तों, जो सेंटर की गवर्नमेंट होगी दोस्तों, कहीं ना कहीं वो नियम बना सके, ठीक है। जिस प्रकार से टैक्सेस को रखा गया दोस्तों इसमें, ठीक है। टैक्सेस फॉरेन, कहीं ना कहीं फॉरेन ऑफिशियल जितनी भी थी अफेयर था और डिफेंस का जितना भी पोर्शन था वो यूनिक लिस्ट में छोड़ा गया दोस्तों। स्टेट लिस्ट में एजुकेशन हेल्थ रखा गया, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोस्तों वो सब्जेक्ट रखे गए जिनमें यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आप उसमें सब लॉ बना सके दोस्तों। ये पॉइंट इसमें रखे गए थे। आई होप दोस्तों जो सेकंड पॉइंट था कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से फीचर्स किया गया, उसके रिटर्न किया गया, किन बातों को देखते हुए ये हमने देखा। आई होप दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों को कहीं ना कहीं लिखित है। इसी के बेस पे दोस्तों हमारा जो नेशन है वो एक सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री है दोस्तों, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन है दोस्तों हमारा, ठीक है। इसी बेस पे राइट देने के बाद में राइट टू बिफोर ये जितने भी लॉ लिखे गए थे दोस्तों, ठीक है,
किस तरह से जो आर्टिकल होंगे दोस्तों वो लिखे जाएंगे, किन किन भागों में लिखा जाएगा ये भी मेंशन होगा दोस्तों। आई होप दोस्तों जो सेकंड पॉइंट था वो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट होगा दोस्तों डिबेट regarding languages। इसमें दोस्तों जैसे ही हम एक ऐसे पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, हमारा जो नेशन है दोस्तों हर स्टेट में अपनी अलग अलग भाषा बोली जाती है। वो भाषा दोस्तों जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, बिहार में बिहारी बोली जाती है, कहीं ना कहीं यूपी में हिंदी मिक्सर, ठीक है, और महाराष्ट्र में मराठी, में साउथ में साउथ की भाषाएं मराठी बोली जाती है, और तमिल बोली जाती है दोस्तों, कोंकणी, ये सारी जितनी भी असमी है। तो इस प्रकार से हमारा जो वेरियस लैंग्वेजेस स्टेट है दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज था दोस्तों। यहाँ पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो उन्होंने इन स्टेटों को कहीं ना कहीं रियासतों को जिस प्रकार से मिलाया दोस्तों, वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बनाना स्टार्ट हुआ दोस्तों। इसके बाद में जैसे सेप होना था, ये पॉइंट लिखे जा चुके थे, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे क्या होगा, कहीं ना कहीं स्टेट इमर्ज होंगे, ठीक है। जब ओरिजिन कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट लिखे गए थे दोस्तों, उस समय हमारे पास में जो स्टेट थे हमारे पास में वो कहीं ना कहीं कुछ बाइलिंगुअल भाषा बोल रहे थे, ठीक है। उनका पहनावा, उनका कल्चर अपना अपना कल्चर था दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों कुछ लीडर ऐसा चाहते थे इसको बनाने में, वो जो नेशन मतलब स्टेट बनेगा तो कहीं ना कहीं बाइलिंगुअल ना हो। लेकिन इसमें जो आप देखोगे दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी दोस्तों, उसके द्वारा ये जितने भी पॉइंट थे ये देख के दोस्तों कहीं ना कहीं अलग स्टेट हो उसका अपनी अपनी भाषा का, उसी आधार पे ये स्टेट कहीं ना कहीं बनाए गए थे। लेकिन इसके दोस्तों जैसे रिगार्डिंग लैंग्वेज के संदर्भ में देखें तो कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश बेस्ड होना, मतलब ऑफिशियली कुछ स्टेटों में इंग्लिश बोल रहे थे, जैसे नागालैंड में बोलते हैं, और हिंदी मराठी ये स्टेट कहीं ना कहीं थे। लेकिन हमने हिंदी को बेस्ट बनाया दोस्तों, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, और इंग्लिश को कहीं ना कहीं जहाँ पे अब मानते हैं, जैसे ऑफिशियली जो जुडिशरी के रूप में दोस्तों कहीं ना कहीं हम इसको यूज कर सकते हैं, ऑफिशियली लैंग्वेज के रूप में हम यूज करते हैं इंग्लिश को भी दोस्तों, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये देखा गया दोस्तों जैसे ही कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट बढ़ चुकी थी, बढ़ने के बाद में जो कांग्रेस द्वारा एक 1920 में कहीं ना कहीं दोस्तों ये प्रॉमिस किया गया था कि हम लैंग्वेज बेस्ड पे कहीं ना कहीं नहीं बनने देंगे, मेजोरिटी के माध्यम से दोस्तों बाइलिंगुअल रहने देंगे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं नेहरू और जो वल्लभ भाई पटेल थे, कहीं ना कहीं उन्होंने इसको अगेंस्ट में ओपिनियन दिया था, समझ पा रहे हो। इसके आधार पे लैंग्वेज को बेस्ड रख के दोस्तों कहीं ना कहीं कमीशन स्थापित होगा, ठीक है। वो हम जो बड़ी क्लास होंगी उसमें देखेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे कर्नाटक में कन्नाडा स्पीकिंग जो पीपल हैं वो स्टेट बनाया, कर्नाटक बनाया गया। मलयालम स्पीकर जैसे केरल में दोस्तों, मराठी स्पीकिंग, और कहीं ना कहीं तेलुगु। दोस्तों एक नेता था, जैसे लीडर था दोस्तों रामलुलु पोटी
रामलुल्लू दोस्तों ये कहीं ना कहीं आंसर पे बैठता है 56 डेज के बाद में दोस्तों, आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ हो जाती है 1952 में दोस्तों। ठीक है, 52 में हो जाने के बाद में कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों इसमें इसके बाद में दोस्तों जो स्टेट का है, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बनेगा दोस्तों 1956 में। ठीक है, इसके आधार पे दोस्तों जो स्टेट बाहर निकल के आएंगे, जैसे मलयालम, कनाडा, ये जितने भी हैं, सबसे पहला इसमें देखोगे दोस्तों ये कंट्री लैंग्वेज बनने के बाद में ये स्टेट बनने स्टार्ट हो गए दोस्तों। ठीक है, जैसे ही दोस्तों ये जो लैंग्वेज स्टेट बनने लगे, जैसे लैंग्वेज के आधार पे आज़ाद होने के बाद में किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं स्टेट में अपने अपने लैंग्वेज के बेस पे दोस्तों कहीं ना कहीं स्टेट बनने थे। समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहा होगा। तो इसमें कोटी रामलुल्लू था दोस्तों, कहीं ना कहीं तमिल जो स्पीकर था। ठीक है, उसके द्वारा जो दोस्तों कहीं ना कहीं लैंग्वेज के आधार पे आंध्र प्रदेश कहीं ना कहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है, 1952 में 56 डेज की इसकी उपवास के दौरान मृत्यु हो जाती है। 1953 में इसकी डिमांड मांग पूरी की जाती है और इसके बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाता है दोस्तों 1956 में। इसके तहत दोस्तों 1960 में दोस्तों 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट बनते हैं दोस्तों। इसमें आंध्र प्रदेश बनता है दोस्तों। जैसे 1960 में 1966 में शाह कमीशन के आयोग द्वारा दोस्तों हरियाणा और पंजाब लैंग्वेज, जैसे हरियाणा में हरियाणवी, पंजाबी में पंजाबी दोस्तों। ठीक है, ये बढ़ना स्टार्ट हुए दोस्तों। आई होप दोस्तों ये धीरे धीरे स्ट्रक्चर तैयार होगा। ठीक है, अब जिस प्रकार से हमारे कंट्री में आज देखें तो कहीं ना कहीं 28 स्टेट और 8 यूटी। इंडिया में प्रेजेंट डे कितना है? 28 स्टेट और 8 यूटी, यूनियन टेरिटरी। समझ पा रहे हो दोस्तों किस तरह से ये बनाए गए, किस तरह से इनका फॉर्मेशन हुआ। हम बड़ी क्लासों में इसमें देखेंगे दोस्तों इनके कौन सा कमीशन किस स्टेट में क्या बना, कौन सी लैंग्वेज के आधार पे पहला स्टेट बना था। ये धीरे धीरे शिफ्ट होना स्टार्ट होगा दोस्तों। 1900 आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में लैंग्वेज बेस मतलब स्टेट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये डिबेट हमने इस स्लाइड में देखी दोस्तों, डिबेट रिगार्डिंग लैंग्वेज। और कहीं ना कहीं आप देखोगे लैंग्वेज का जो पर्सन था दोस्तों, चाहे आप जनरल इलेक्शन की बात करें जहाँ पे हमने प्री इलेक्शन की बात की थी दोस्तों, बिफोर इंडिपेंडेंस से बाद जब इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दोस्तों हिंदी को कहीं ना कहीं ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में देखा गया दोस्तों। और जो कोर्ट लैंग्वेज होती थी दोस्तों उसको इंग्लिश में रखा गया था। ये भी थोड़ा आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमारा देश कहीं ना कहीं
गणतंत्र होता है या फिर इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद में ये स्टेट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कौन कब बना, ये कब बनेंगे, कितने, आज हम देखते हैं कितने संशोधन होंगे, कितने भाग बनाए जाएंगे दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें लिखी हुई हैं। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन में दोस्तों 14 स्टेट थे स्टार्टिंग में जब ऐड किए गए थे। ठीक है, उसके बाद में ये स्टेट बनना स्टार्ट हुए और जो कहीं न कहीं आप देखोगे 395 आर्टिकल थे दोस्तों। ठीक है, और 12 शेड्यूल, समझ में आया दोस्तों। ये ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, ये इनमें लिखे गए थे। आइए दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, हाउ टू स्टेट टू बी ठीक इसी प्रकार से हमने लैंग्वेज के देखा दोस्तों, किस प्रकार से यहाँ पे जो सोशल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को, लैंड को, ये देखते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। इसके बाद में दोस्तों स्टेट को में कौन कौन सी जो पॉलिसी है वो लिखी जाएंगी दोस्तों, किस तरह से। ये इससे पहले दोस्तों हम बात कर रहे थे इंडिपेंडेंस की। इंडिपेंडेंस के टाइम में किस तरह से जनरल इलेक्शन हुए होंगे, ठीक है, किस तरह से जो इलेक्शन होंगे लोगों के द्वारा पार्टिसिपेशन होना, ठीक है, कौन कौन से जो पॉइंट थे उनको देखा जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा इंडिपेंडेंस के टाइम में। धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 1950, 52, 60 के आसपास में दोस्तों स्टेट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, लैंग्वेज बेस पे, रिलीजन बेस पे। ठीक है, उसी हिसाब से ये बढ़ेंगे, ये भी समझ लिया। थोड़ा और आगे चलेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखो इंडिया में धीरे धीरे रूल एंड रेगुलेशन, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो बेसिक स्ट्रक्चर था दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं अमेंडमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो पॉलिसियां हैं उनमें चेंजेस होते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, ये होना भी जरूरी दोस्तों, ये सस्टेनेबल डेवलप होना जरूरी है, क्योंकि समय और कहीं ना कहीं सिचुएशन को देखते हुए दोस्तों हमें अपने जो नियम है दोस्तों उनको भी बदलना पड़ेगा, व्यक्तिगत रूप में भी और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में भी। समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को भी देखा गया, लैंग्वेज को भी देखा गया, देश की जो समस्याएं थी उनको भी देखा गया। किस तरह से यहाँ पे दोस्तों इसमें हम लिखेंगे किस तरह से जो प्लानिंग कमीशन होगा दोस्तों, प्लानिंग कमीशन बनाया जाएगा फॉर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आई होप दोस्तों ये प्लानिंग कमीशन कब आया था, ये आया था 1950 में। समझ में आया दोस्तों, 1950 में इसका फ्रेम तैयार हुआ था। और जो प्लानिंग कमीशन था ये कहां से लिया गया है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से दोस्तों। ये हमने जो प्लानिंग जो 5 ईयर प्लान है दोस्तों, 5 ईयर प्लान, कहां से लिया गया, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जितने भी नियम थे दोस्तों वो 60 देशों के विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशन से मिला के जो नियम थे दोस्तों वो लिया गया। जैसे हमारे को मौलिक अधिकार यूएसए से दोस्तों, मौलिक कर्तव्य रशिया से दोस्तों, ये रशियन से 5 ईयर प्लान दोस्तों। ठीक है, और हमारा जो
75 यानी कम से कम भी 75% जो आर्टिकल 35 1935 का अधिवेशन था दोस्तों, उसमें जो एक्ट था उसमें से 70% लिया गया है और बाकी 60 संविधानों से अलग अलग देशों से बनाया गया है। ये बातें होगी दोस्तों। 1950 से लेके दोस्तों 1950 से लेके जो ये टाइम पीरियड रहा होगा, ये वाला टाइम पीरियड रहा होगा, इसमें फॉरेन पॉलिसी बनाई जाएगी तो दोस्तों। और जो ये कंट्री होंगे यूएसए और रसिया, जो पहले दो कहीं ना कहीं पोलर जो रियल कह सकते हैं जो आइडेंटिटी होती थी, उनको संदर्भ में देखते दोस्तों जो कंट्री थे उनको जो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाएगी। समझ में आया दोस्तों। कहीं ना कहीं जो इंडिया है दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी का जो मतलब होगा दोस्तों कहीं ना कहीं नॉन कॉन्परेशन, नॉन अलायंस बोल सकते हैं दोस्तों। नॉन अलाइन रहेगा जब कोई दो शक्ति दोस्तों आपस में लड़ रही हैं तो उनके बीच बचाव में कहीं ना कहीं अपनी जो फॉरेन पॉलिसी या फिर मत है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको आप रिजर्व रखते हो दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं नॉन अलायंस मूवमेंट रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू इसका एक मुख्य भाग होता था दोस्तों। उसने और जनरल टिटो ये कहीं ना कहीं यूगोस्लाविया के नेता, और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया और इंडोनेशिया के जो नेता थे दोस्तों, उनके द्वारा ये कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में ऐड किया गया था। आई होप दोस्तों ये समझ में आएगा इस ड्यूरेशन में, ठीक है। 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया दोस्तों, किस तरह से 5 ईयर प्लान देश का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। जो कहीं ना कहीं जो पोलर पावर थी यूएसए और रशिया, उसकी ताकत या जो अदर स्टेट थे दोस्तों उनके संदर्भ में देख के प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। 50 से 60 भी फॉरेन पॉलिसी पे काम किया गया था। और दोस्तों जो नाम था नॉन अलाइंस मूवमेंट, ये 1961 में दोस्तों बना था, ठीक है, जिसमें जो जवाहरलाल नेहरू था उसने ये बनाई थी दोस्तों 1961 में। इस दौरान दोस्तों बहुत सारे जनरल इलेक्शन करवाए गए और कहीं ना कहीं आप देखोगे स्टेट पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट काम होगा। इस तरह से हमारे देश इंडिपेंडेंस से लेके दोस्तों आज तक जितना भी स्ट्रक्चर तैयार होता है वो इस हिसाब से प्लानिंग कमीशन के आधार पे जो यहाँ पे नियम लिखे जाएंगे, पॉलिसियाँ बनाई जाएगी, फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी और संविधान को किस तरह से स्ट्रक्चर में डाला गया, क्यों संविधान को सबसे ऊपर रखा गया, ये सारी की सारी बातें इस चैप्टर में लिखी गई थी। आई होप दोस्तों आज का जो ये चैप्टर था इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने पहले देखा कि जो चैलेंजिंग था वो क्या था। स्टार्टिंग में स्टेट को लेके, इलेक्शन को लेके किस तरह से इलेक्शन करवाए गए थे, स्टेट बनाने के लिए दोनों तरफ से पाकिस्तान और इंडिया की जो प्रॉब्लम थी वो क्या क्या थी,
पार्टीशन हुआ, वहाँ पे लोगों में किस तरह का माहौल था, लैंड को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना था, ठीक है, जो रिसोर्सेज थे दोस्तों, किस तरह से जो अपर के लोग थे और मिडल के थे, और जो कहीं ना कहीं यहाँ पे कास्ट सिस्टम था दोस्तों, किस तरह से लोअर जो डिवीजन था सोसाइटी का वो किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे थे, उनको मद्देनजर रखते हुए जो कहीं ना कहीं प्रिंसली स्टेट थी उनको कैसे मिलाया गया, हमने ये देखा। इसके बाद में जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ा दोस्तों, लिखा गया कि 26 जनवरी 1949 को ये अडॉप्ट किया गया, उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को कहने के वी हैव टू इफेक्ट इनटू इसको किया गया, समझ पा रहे हो। और बाद में दोस्तों इसमें जो नियम होंगे, अमेंडमेंट होंगे समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से दोस्तों, इस कंट्रीब्यूट से जनसंख्या पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए, जोग्राफिकल ढांचे को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, इस सॉवरेन कंट्री में अमेंडमेंट होंगे, नियम बदले जाएंगे। और आज तक दोस्तों जो भाग हैं उनको भी हम बेसिक स्ट्रक्चर को भी बदल सकते, नहीं बदल सकते, आने वाली जो बड़ी क्लास होंगी दोस्तों उसमें हम देखेंगे। आई होप दोस्तों आज का जो सेशन था वो आपको पसंद आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आज की जो क्लास थी हमने जितने भी पॉइंट थे आज वो हमने देखा। तो आज की क्लास में दोस्तों जितने भी पॉइंट थे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस के समय में और इसके बाद में जो भी रहा होगा, वो जितने भी पॉइंट थे मैंने उनको बेसिकली सभी को हाईलाइट करते हुए दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने की कोशिश की है। ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, किस तरह से लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनाए गए दोस्तों, किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा एक सॉलिड प्लान तैयार किया गया उन प्रिंसली स्टेट को इकट्ठा करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद ये जो लीडर थे दोस्तों उन्होंने क्या किया होगा, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू का कितना हाथ था, फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाएगी, आज का इतिहास हमने पूरा इस वीडियो में देखा। आई होप दोस्तों ये आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों।